हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल जो कि 2 दिसंबर 2022 को कंडक्ट करवाया गया था, सेकंड शिफ्ट का एग्जाम। उसमें पूछे गए जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को आज इस वीडियो में विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, उन सभी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था कि 1955 में दिमित्री मेंडेलीव के सम्मान में किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से मेंडेलिवियम नाम दिया गया, जिन्होंने पहली आवर्त सारणियों में से एक को बनाया था। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया था। पहला ऑप्शन था तत्व जिसका एटॉमिक नंबर हो 90, तत्व एटॉमिक नंबर विथ 101 101 और तत्व एटॉमिक नंबर 103, तत्व एटॉमिक नंबर 106। तो इसका राइट आंसर क्या था? तत्व एटॉमिक नंबर 101 इसका राइट आंसर था। और इसमें देख लेते हैं, मेंडेलिवियम इज ए सिंथेटिक एलिमेंट, मतलब ये एक सिंथेटिक एलिमेंट है और जिसका सिंबल है एमडी, इसका सिंबल है। और जो इसका पहला मतलब पहले का सिंबल क्या था? एमबी था इसका पहले का सिंबल, जो बाद में चेंज होके एमडी बनाया गया। और इसका एटॉमिक नंबर 101 है, इसका परमाणु संख्या मेंडेलिवियम का। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार के लिए सहायक होती है? मतलब टीवी, रेडियो वगैरह, टेलीफोन वगैरह के लिए कौन सा वायुमंडल सहायक होती है हमारे अर्थ में? इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया था? मध्यमंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल और बाह्य वायुमंडल। तो इसका राइट आंसर यही बाह्य वायुमंडल है। और इसमें जान लेते हैं विभिन्न एटमॉस्फेयर के विभिन्न लेयर को जान लेते हैं। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के कौन कौन से लेयर हैं। तो पहला लेयर को क्या बोला जाता है? ट्रोपोस्फेयर बोला जाता है पहला लेयर को। और इसका हाइट होता है 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक इसका हाइट होता है। तो ये इक्वेटर का हाइट है, पोल का हाइट 10 किलोमीटर तक ही होता है ट्रोपोस्फेयर का। अब अगला देखते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर है, इसका हाइट कितना तक होता है? 12 से लेके 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर का हाइट होता है। और स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच के में क्या होता है? ओजोन लेयर होता है। और ये काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में कि ओजोन लेयर किन किन दो स्फेयर के बीच में सिचुएटेड है। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में ओजोन लेयर सिचुएटेड है। अब अगला स्फेयर क्या है? मीजोस्फेयर, जो कि 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक इसका हाइट होता है। मतलब 50 किलोमीटर से शुरू होता है और 80 किलोमीटर तक इसका खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है कर्मन लाइन होता है, जो कि थर्मोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में होता है कर्मन लाइन। ये भी याद रखें क्योंकि ओजोन लेयर से तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि कर्मन लाइन से पूछा जाएगा कि कर्मन लाइन किन किन स्फेयर से के बीच में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्मोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में है कर्मन लाइन। अब अगला स्फेयर देखते हैं, इग्जोस्फेयर, जिसका हाइट होता है 700 से ऊपर, जितना भी किलोमीटर उधर हो वो सब इग्जोस्फेयर के अंतर्गत आते हैं। और इग्जोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच के को क्या कहा जाता है? तो ये इग्जो बेस बोला जाता है इसको। तो ये था दोस्तों अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड विभिन्न लेयर को वो हम लोगों ने जान लिया। जो ट्रोपोस्फेयर होता है, इसमें हवाई जहाज वगैरह के लिए चलना काफ़ी आसान होता है, जो एरोप्लेन वगैरह होता है। और स्ट्रेटोस्फेयर में जो होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जो वायुसेना वगैरह यूज करते हैं, उन सभी के लिए स्ट्रेटोस्फेयर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और जो सैटेलाइट वगैरह रहता है वो थर्मोस्फेयर में सिचुएटेड होता है, सैटेलाइट वगैरह, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये था दोस्तों टोटल मतलब अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ। अब अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? तीसरा नंबर, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या था जिसे बाद में गैलियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था? और इसमें ऑप्शन दिए गए थे 83, 50, 95 और 68। तो इसका राइट आंसर क्या था? 68 इसका राइट आंसर था, जिसका परमाणु द्रव्यमान 68 है। अब जान लेते हैं, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट था ये।
रसिया का एक केमिस्ट था दिमित्री मेंडलीव। ही इज बेस्ट नोन फॉर फॉर्मुलेटिंग पीरियोडिक लॉ। इन्होंने पीरियोडिक लॉ को फॉर्मुलेट किया था और पीरियोडिक टेबल भी बनाया था इन्होंने एक अपने अनुसार से। वो देख लेते हैं कौन सा पीरियोडिक टेबल बनाया गया था इनके द्वारा। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जिसके बोला जाता है। तो ये था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जिसमें हाइड्रोजन दिखाया गया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सभी दिखाया गया था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत का कईवां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था, मतलब किया है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, 49वां, 50वां, 51वां, 48वां। तो राइट आंसर क्या है, 50वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए थे द्रौपदी मुर्मू जी ने। अब कुछ इनके बारे में जान लेते हैं। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिसको DY चंद्रचूड़ शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश मतलब CJI के रूप में नियुक्त किया गया है। जो 49वें CJI UU ललित जिनको बोला जाता था, उनको उनके उत्तराधिकारी के रूप में इनको चुना गया है, DY चंद्रचूड़ जी को। और ये 50वें नंबर के हैं और 49वें नंबर के कौन थे, UU ललित जी 49वें नंबर के थे। और इनका कार्यकाल कब से मतलब कितना साल तक है, इनका कार्यकाल 2 साल तक है इनका, और जो कि 10 नवंबर 2024 को इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, सेवानिवृत्ति इनकी हो जाएगी, मिल जाएगी। तो ये था दोस्तों DY चंद्रचूड़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अब आगे देख लेते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI से रिलेटेड कुछ और तथ्यों को जान लेते हैं। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए वो जानते हैं। CJI को भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब जो भी CJI बनने के लायक हैं उनके लिए पहला तो ये होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, और भी अर्हताएं होनी चाहिए इनके, वो देख लेते हैं। कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, या फिर 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो, ये जो CJI पद के लिए लायक हो, या फिर कम से कम 10 वर्षों तक की उच्च न्यायालय या फिर 2 या अधिक ऐसे न्यायालयों में अधिवक्ता मतलब एडवोकेट रह चुका हो 10 सालों तक। 5 सालों तक तो न्यायाधीश रहना चाहिए, या तो फिर 10 सालों तक एडवोकेट रहना चाहिए कोई भी हाईकोर्ट में, या तो फिर राष्ट्रपति के अनुसार मतलब राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता होना चाहिए, वही मतलब CJI चुने जाने के योग्यता रखता हो। अब CJI की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत किया जाता है। इन लोगों की नियुक्ति CJI का हो गया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज का हो गया, इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और आर्टिकल 124 के खंड 2 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। और ये था इनकी योग्यताएं, इनको देख लें एक बार क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इनकी योग्यताएं के बारे में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए एक ऋण योजना की शुरुआत की है। इस ऋण योजना का शीर्षक क्या, मतलब इस ऋण योजना को क्या कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया था किशोर, सुकन्या, जिह्वाला, और चौथा क्या है, स्वावलंबन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है, जिह्वाला इसका राइट ऑप्शन है, जो कि महाराष्ट्र के कारागार विभाग के द्वारा ये शुरू किया गया था कि जो जितने भी कैदी हों उनके लिए ऋण का उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें 7% का ब्याज होगा। अब इनसे रिलेटेड और भी तथ्यों को जान लेते हैं। महाराष्ट्र जिह्वाला योजना कब लॉन्च की गई? 6 मई 2022 को इसको लॉन्च की गई थी इस योजना को। महाराष्ट्र के जेल विभाग द्वारा महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जिह्वाला नामक एक ऋण योजना शुरू की गई है। अब मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक इस नई क्रेडिट योजना की पेशकश कर रहा है जिसे जिह्वाला नाम दिया गया है। इस क्रेडिट योजना भारत में कैदियों के लिए शुरू की गई अपनी तरह की पहली योजना है, मतलब ये पहली योजना है, इससे पहले ये योजना नहीं शुरू की गई थी।
और ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र के जेल विभाग के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट जो है वो यरवदा सेंट्रल जेल जो कि पुणे में है, उसमें बंद कैदियों के लिए शुरू किया गया था। मतलब पायलट प्रोजेक्ट वहाँ पर चलाया गया था, उसके बाद वहाँ पर सफल रहा, तो फिर महाराष्ट्र के और सभी जितने भी जेल हैं उन सभी के लिए ये लागू कर दिया गया है। यह योजना महाराष्ट्र की लगभग 60 जेलों में लागू की जाएगी। मतलब लगभग जितने 60 जेल हैं उन सभी जेलों में ये योजना लागू की जाएगी। और इस योजना के तहत शुरुआती चरण में 50,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। कितना है? 50,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा और इस पर 7% का ब्याज दर लागू होगा इस ऋण में। तो ये था दोस्तों जीवहाला योजना से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियाँ, जिसे जानना बहुत ही जरूरी है। इस बार तो नाम पूछ दिया गया है, अगला बार हो सकता है कितने रुपए देने की ये है वो पूछा जाएगा, और कितना प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा वो पूछा जा सकता है, या फिर पायलट प्रोजेक्ट इस योजना का कहाँ शुरू किया गया था ये पूछा जा सकता है। तब चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? मौजूदा चालू कीमतों पर जीडीपी के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया था चालू जीडीपी, नाममात्र जीडीपी, घरेलू जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? नाममात्र जीडीपी बोला जाता है। अब जान लेते हैं नाममात्र जीडीपी क्या होता है, जिसको नॉमिनल जीडीपी भी बोला जाता है। नॉमिनल जीडीपी अब देख लेते हैं। जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना बाजार मूल्यों या फिर करंट प्राइस पर की जाती है, तो इस जीडीपी की वैल्यू को क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी बोला जाता है। मतलब पूरे वर्ष के, मतलब एक वर्ष में जितने भी वस्तु उत्पादित हुए या फिर सेवाएं उत्पादित हुए उनके मूल्यों की गणना जो कि बाजारी मूल्य पर, मतलब उस टाइम जो रेट चल रहा है उसके अनुसार अगर काउंट किया जाए तो उसको नॉमिनल जीडीपी बोला जाता है। अब और भी जान लेते हैं। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोला जाता है सकल घरेलू आय। उत्पाद, यहाँ पर उत्पाद होगा, अगर यहाँ पर इनकम रहता तो यहाँ पर आय होता। अब जान लेते हैं जीडीपी के बारे में। यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है। मतलब एक साल के अंतर्गत किसी भी देश में उसके टेरिटरी के अंतर्गत जितना भी सेवाएं उत्पाद बना उन सभी का जो मूल्य है, बाजार मूल्य, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जीडीपी बोलते हैं, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है। ये जीडीपी का डिफिनेशन है। और नॉमिनल जीडीपी तो बता ही दिए हैं। अब देख लेते हैं रियल जीडीपी क्या होता है। तो जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना आधार वर्ष के मूल्य पर या फिर स्थिर प्राइस पर की जाती है, तो ये से जीडीपी को क्या बोला जाता है? रियल जीडीपी बोला जाता है। मतलब एक साल के अंतर्गत जितने भी वस्तु उत्पादित हुए या फिर सेवाएं हुए, सेवाएं कहने का मतलब कि जो टेलीकॉम सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उन सभी सेवाओं को जोड़ा जाता है इसमें। तो वो एक साल के अंतर्गत जितना भी हुआ, और इसमें क्या माना जाता है कि बाजार मूल्य को नहीं माना जाता है, इसमें एक आधार वर्ष चुना जाता है। जैसे कि अगर हम 2010 का जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम 2000 को आधार वर्ष मानेंगे, उसके अनुसार हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हो गया आधार वर्ष या फिर स्थिर प्राइस जिसको बोला जाता है। तो इसी को क्या बोला जाता है? रियल जीडीपी बोला जाता है। अगर इस आधार वर्ष के साथ कैलकुलेशन किया जाए जीडीपी को तो उसको रियल जीडीपी बोला जाता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? इसमें ऑप्शन क्या दिया गया था? 1, 8, 2 और 18 ये ऑप्शन था। तो राइट ऑप्शन क्या है? 18 इसका राइट ऑप्शन है। अब देख लेते हैं 18 कैसे हुआ, एम कोष में कैसे होगा 18 एलिमेंट, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। तो देख लेते हैं n इक्वल टू 1, तो इसमें कौन सा है? k है, k कोष है। n इक्वल टू 2, तो इसमें कौन सा है? l कोष है। n इक्वल टू 3, तो इसमें m कोष है। n इक्वल टू 4, तो इसमें n कोष है। और n इक्वल टू 5, तो ये o कोष है। अब देख लेते हैं m कोष पूछा गया है, तो m कोष में कितने नंबर हैं? तो ये 3 नंबर है। तो इसमें फॉर्मूला एक होता है, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है 2n²। तो m का पूछा गया है ना, तो m का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 2 इंटू n के जगह कितना है? तो n के जगह 3 है।
2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो बराबर 2 इंटू 3 जा 9, तो 9 2 जा 18, तो ये हो गया टोटल 18 इलेक्ट्रॉन m कोश में रह सकते हैं। अब इसी तरह अगर हम दूसरे कोश की बात करें, अगर n कोश की बात करें तो इसमें n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 पुट कर देना है, तो बराबर 2 इंटू 4 का स्क्वायर बराबर 16 दूना 32, तो ये हो गया n कोश में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। वैसे ही आप सारे का कैलकुलेट करके देख लें, यहाँ पर वैसे दिया गया है k में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और l में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और m में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और n में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और o में 50 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। और ये सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सिचुएटेड रहते हैं और इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं इनके चारों ओर। तो ये था दोस्तों डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है, कुरान की शाखाएं भारत में पहले किस सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा, मतलब पहले भारत में कुरान नहीं था तो इसकी शाखाओं को कब भारत में लाया गया था। तो इसमें ऑप्शन दिया गया था 6ठी, 7वीं सदी, 9वीं सदी, 4वीं सदी। तो राइट ऑप्शन क्या है, 7वीं सदी में कुरान हमारे भारत में आया। ये कुरान क्या है, ये मुस्लिम समुदायों का एक धार्मिक बुक है, रिलीजियस बुक जिसको बोला जाता है। जैसे कि हिंदू धर्म में गीता को बोला जाता है, उसी तरह मुस्लिम धर्म में कुरान को बोला जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न, उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं, मतलब 12वें नंबर के मुख्यमंत्री उत्तराखंड में कौन बने हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया था बीरेन्द्र सिंह, भगवत सिंह मान, पुष्कर सिंह धामी, प्रमोद सावंत। ये प्रमोद सावंत तो गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये इसका राइट ऑप्शन क्या है, पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के 12वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। अब जान लेते हैं उत्तराखंड में गवर्नर कौन है। तो ये हैं गुरमीत सिंह हैं उत्तराखंड के गवर्नर। ऑफिशियल एनिमल क्या है उत्तराखंड का, तो ये है अल्पाइन मस्क डियर है उत्तराखंड का ऑफिशियल एनिमल, ये है अल्पाइन मस्क डियर है ये। अब ऑफिशियल बर्ड उत्तराखंड का क्या है, तो ये हिमालयन मोनल है ऑफिशियल बर्ड उत्तराखंड का। ये आपको दिख रहा होगा फोटो में, ये चिड़िया, इसी को बोला जाता है हिमालयन मोनल। अगला पॉइंट क्या है, ऑफिशियल फ्लावर क्या है उत्तराखंड का, तो ये है साउसूरी ओवालाटा है इसका ऑफिशियल फ्लावर, साउसूरी ओवालाटा, और जो कि ये है ये फ्लावर। अब अगला क्या है, ऑफिशियल ट्री उत्तराखंड का क्या है, तो ये रोडोडेंड्रॉन है इसका ऑफिशियल ट्री, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है ये, जो कि इस प्रकार दिखता है ये ट्री। तो ये था दोस्तों उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे। तो इसमें ऑप्शन दिया गया था मध्य पाषाण युग, पुरान पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग और नव पाषाण युग, जो कि सही ऑप्शन क्या है, पूरा पाषाण युग में के दौरान हमारे भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे, जिनको ऑस्ट्रिच बोला जाता है। और ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है उसमें क्या होता है, इसमें सिंगल सेल ये अंडा होता है, जो कि सबसे लार्जेस्ट सेल जिसको बोला जाता है वो शुतुरमुर्ग के अंडे को बोला जाता है, सबसे विश्व का सबसे बड़ा सेल, मतलब उत्तक। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। मतलब जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका, इन दोनों के बीच अगर अलग ना हो तो इसमें टसल होते रहता है, आपसी मतलब मतभेद होते रहते हैं। तो इसमें किस आर्टिकल में ये मेंशन किया हुआ है कि ये दोनों को अलग किया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया था अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 143। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 50 में ये मेंशन किया गया है हमारे संविधान में कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ताकि दोनों के बीच आपसी मतभेद ना बना रहे। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, हुगली नदी के तट पर 1651 में किस कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की थी। जो कि ऑप्शन में दिया गया था पुर्तगालीज
फ्रेंच, डेनिश, इंग्लिश, और राइट ऑप्शन क्या है? इंग्लिश ही इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि 1651 में बंगाल में हुगली नदी के तट पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था, और जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों को कारखाने के पास बसने के लिए मना लिया गया था इसमें। अब अगला पॉइंट क्या है? 1696 तक कंपनी ने हुगली नदी के समीप बसी इस बस्ती के आसपास किले का निर्माण करवाया गया था, मतलब किला बनवाया गया था, फोर्ट बनवाया गया था, और धीरे धीरे क्या किया गया था, इन लोग अपने फौज रखने लगे थे और यहाँ के राजाओं के खिलाफ लड़ाई भी करने लगे थे। आगे देख लेते हैं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार शुरू करने के उद्देश्य से वर्ष 1608 ईस्वी में पहली बार समुद्री मार्ग से सूरत पर पहुंची थी। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में है सूरत। तो ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में ही पहली बार, और इन लोगों का उद्देश्य क्या था? व्यापार करना मात्र। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने व्यापार फैलाया और फिर शासन करना शुरू किया, जो कि काफ़ी सालों तक इन लोगों ने शासन किया। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि बंगाल का जो नवाब था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, और इसका फ्रांसीसी सहयोगियों, और ये दोनों मिलके, मतलब सिराजुद्दौला और फ्रांसीसी लोग ने मिलकर लड़ा था और ब्रिटिश लोगों के साथ लड़ा था, जो कि ब्रिटिश लोग ही जीत गए थे इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। अब इस युद्ध ने बंगाल में कंपनी की स्थिति को मजबूत कर दिया था, और फोर्ट विलियम का निर्माण 1696 में कलकत्ता में कराई गई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और इसके निर्माता कौन थे? जॉन गोल्डस्बोरो थे इसके निर्माता, मतलब इन्होंने ही निर्माण करवाया था। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम किस महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है? जो कि इसमें ऑप्शन दिया गया था प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक, जो कि इसका राइट ऑप्शन है प्रशांत महासागर तक जाता है। मतलब यहाँ पर इस इलाके में प्रशांत महासागर सटा हुआ है, और ये है ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम, जो कि यहाँ मॉस्को से शुरू होता है और जाके व्लादिवोस्तोक तक ये खत्म हो जाता है, और जो कि व्लादिवोस्तोक है प्रशांत महासागर के तट पर सिचुएटेड है। हम देख लेते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है वो कहाँ कहाँ से जाता है। रसिया और मॉस्को, पर्न, याकातेरिनबर्ग, ओमास्क, नोवोसिबिर्स्क, ये सभी इलाके में मतलब ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम चलता है। उसी के और भी रेलवे सिस्टम है जो कि जिनको बोला जाता है ट्रांस मंगोलियन रेलवे सिस्टम। ये चलता है मॉस्को से लेके उलान उड़े, और उसके बाद जाता है उलान बटार और मंगोलिया टू बीजिंग चाइना तक जाता है ये ट्रांस मंगोलिया। अब अगला है ट्रांस मंचूरियन, जो कि कहाँ फॉलो करता है, कौन से रूट को? उलान उड़े टू चाइना बिफोर क्रॉसिंग चाइनीज मंचूरिया टू बीजिंग, यहाँ तक ये ट्रांस मंचूरियन जाता है। तो ये दोनों बढ़िया से देख लें, याद कर लें, क्योंकि इस बार तो ट्रांस साइबेरियन पूछा गया है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये चांसेस बन सकता है कि इन दोनों से पूछा जाएगा, ट्रांस मंगोलिया और ट्रांस मंचूरियन से। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिपादक के रूप में जाने जाती है? जो कि ऑप्शन में दिया गया है माधवी मुदगल, डॉक्टर कनक रेले और मोहन राव कल्याणपूरक, और क्या है चौथा ऑप्शन? सगुन भूटानी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है? डॉक्टर कनक रेले इसका राइट ऑप्शन है, जो कि मोहिनीअट्टम से ये रिलेटेड है। मोहिनीअट्टम क्या है? एक प्रकार का डांस फॉर्म है। जान लेते हैं अभी कनक रेले के बारे में। इनका जन्म हुआ था 11 जून 1937 में इनका जन्म हुआ था, जो कि एक इंडियन डांसर है और कोरियोग्राफर भी ये हैं, और जो कि इनको जाना जाता है मोहिनीअट्टम के डांसर के तौर पे इनको ये फेमस है, प्रसिद्ध है। और ये फाउंडर और डायरेक्टर हैं नालंदा डांस रिसर्च सेंटर के, ये फाउंडर और डायरेक्टर भी हैं। और क्या है? नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय जो कि मुंबई में है, इसके भी ये फाउंडर प्रिंसिपल हैं, ये डॉक्टर कनिक रेले।
अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ऐसा पूछा गया था। पहला कथन क्या है, वयस्कों की तुलना में किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं अधिक होती है। और दूसरा क्या है, किशोरों को आमतौर पर 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में बांटा जाता है, जो कि दोनों ऑप्शन सही है इस कथन के। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, टेबल टेनिस में एक सर्व पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है। लेट्स कोई टर्म है जो कि टेबल टेनिस में यूज होता है, तो इसमें पूछा गया है कि कितने बार लेट्स का यूज किया जाता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है 2 बार, फिर असीमित बार, 3 बार, 1 बार। तो राइट ऑप्शन क्या है, असीमित बार लेट्स का यूज किया जाता है, मतलब इनफाइनाइट टाइम। अब आगे देखते हैं टेबल टेनिस से रिलेटेड और कुछ तथ्यों को। टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहा जाता है। इनको और किस नाम से जाना जाता है, पिंग पोंग के नाम से जाना जाता है टेबल टेनिस को। अब टेबल टेनिस को कमरों के भीतर खेलने के लिए बनाया गया था, मतलब ये बाहर खेलने के लिए नहीं बनाया गया था, इंडोर खेलने के लिए ही बनाया गया था। और सबसे पहले टेबल टेनिस की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में सबसे पहले हुई थी और इंग्लैंड में ही क्रिकेट की भी शुरुआत की गई थी। अब सन 1922 में इंग्लैंड में टेबल टेनिस एसोसिएशन बना तथा प्रथम विश्व प्रतियोगिता लंदन में हुई थी टेबल टेनिस की। ये सब याद करना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। यह खेल अत्यंत लोकप्रिय हो चुका है और संसार के 71 देशों में ये टेबल टेनिस खेला जाता है पूरे वर्ल्ड में। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर फाउंड इन द सेल इन्वेलप ऑफ द बैक्टीरियल सेल कॉल्ड। और इसको क्या बोला जाता है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा और ग्लाइकोकैलिक्स बोला। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है, यही ग्लाइकोकैलिक्स है राइट ऑप्शन। ये है सेल वॉल जो कि ये दिख रहा है रेड कलर का, और इसमें सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर, और ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ये इसी को बोला जाता है ग्लाइकोकैलिक्स बोला जाता है। और यही पूछा गया है प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर में, मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी, जो कि ऑप्शन में दिया गया है 1227 ईस्वी में, 1210, 1219 और 1235। जो कि राइट ऑप्शन है 1227 ईस्वी में मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु हो गई थी। अब देख लेते हैं इसकी शासन अवधि कब से कब थी। स्प्रिंग मतलब 1206 से लेके 18 अगस्त 1227 तक इसकी शासन काल चली थी। और इसका राज्याभिषेक कब हुआ था, तो वही स्प्रिंग 1206 में, जो कि कुरुलतई में हुआ था। और ये ओनोन रिवर मंगोलिया पे स्थित है, कुरुनलतई। और इसके उत्तरावर्ती कौन है, मतलब उत्तराधिकारी कौन थे, तो ये है ओगेडाई खान थे इसके उत्तराधिकारी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तेमुजिन में हुआ था, जो कि माना जाता है 1155 या तो फिर 1162 में माना जाता है इनका जन्म इसी काल में हुआ था, जो कि खैंती माउंटेन्स में है और ये खामाग मंगोल में स्थित है, ये तेमुजिन। इनका निधन कब हुआ था, 18 अगस्त 1227 ईस्वी में इसका निधन हो गया था। और इसका अप्रोक्स एज माना जाता है 65 साल या तो 72 साल माना जाता है। अब इसके देख लेते हैं जीवन संगी, मतलब इनकी कितनी वाइफ थी वो देख लेते हैं। बोर्टी, उजैन खातून, येसोई, ये सभी मतलब जितने भी ये सब नाम दिख रहे हैं ये यही चंगेज खान की ये सारी बीवियां थी। और इनके बच्चे कौन थे, जो कि ये सभी जितने दिख रहे हैं और भी थे जो कि मेंशन नहीं किया हुआ है यहाँ पर, और बीवियां भी और थी जो कि मेंशन नहीं किया हुआ है। इतना ही जितना अभी दिख रहा है उतना ही आप जान लें। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हालांकि ये सब कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ये सब नहीं भी जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, समान आकार का वह घटक क्या कहलाता है जो विद्युत के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया था सुचालक, कुचालक, बहुत अच्छा चालक या अर्धचालक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, कुचालक। सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर है।
अब देख लेते हैं कुचालक, बेड, जिसको बेड कंडक्टर भी बुलाया था, इसके बारे में जान लेते हैं। कुचालक पदार्थ वे होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रॉन तथा विद्युत धारा को प्रवाह का विरोध करते हैं, मतलब नहीं प्रवाह होने देते हैं, अर्थात यह अपने में से विद्युत धारा को प्रवाह नहीं होने देते हैं। ये क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं, मतलब बेड कंडक्टर कहलाते हैं। और सुचालक क्या कौन कहलाते हैं? जो मतलब विद्युत धारा को प्रवाह होने देता है अपने अंदर। और इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है सुचालक का? तो ये है चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, ग्रेफाइट। और कुचालक का कुछ एग्जाम्पल क्या क्या है? लकड़ी, जिसमें विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है, प्लास्टिक में भी नहीं प्रभावित होती है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं इसके। और दोस्तों चांदी में मतलब चांदी में ही मतलब सबसे ज़्यादा जो करंट का जो फ्लो होता है सबसे ज़्यादा होता है, मतलब इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम पाया जाता है। अगर आप 100 यूनिट अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर बिजली ट्रांसफ़र कर रहे हो और वो मीडियम जो चांदी का तार हो, तो इसमें लगभग 100 यूनिट पहुंच जाएगा आपको एंड पॉइंट तक। इसीलिए चांदी को विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? जिसमें दिया गया है भाग 12, भाग 9B, भाग 4A और भाग 10। ये सभी ऑप्शन दिया गया है, जो कि राइट ऑप्शन है भाग 4A, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को मेंशन किया गया है हमारे संविधान में। अब जान लेते हैं मौलिक कर्तव्य होते क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य कुछ इस प्रकार है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। मतलब मौलिक कर्तव्य पहले शुरू से इनिशियली में नहीं था हमारे संविधान में, इनको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो किया गया था, उसके बाद जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को, और जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा से ये जुड़ा है। अब इसमें इसे भाग 4 क में रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है मौलिक कर्तव्यों को। अब जान लेते हैं मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है, जो कि इस प्रकार है। पहला है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। मतलब इन सभी का आदर करें, अनादर ना करें। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा क्या है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा क्या है? देश की रक्षा करें। मतलब ये प्रत्येक नागरिक की दायित्व बन जाती है, कर्तव्य बन जाती है कि वो अपने देश की रक्षा करे। अब अगला देखते हैं, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठा है, हमारी सामाजिक, संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। मतलब जितने भी पर्यावरण है प्राकृतिक के रूप में, उसको डिग्रेड ना करें, उसका रक्षा करें और उसकी देखभाल करें। अगला क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। मतलब ऐसा सोचें कि ताकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसमें हो, कुछ विकास हो, कुछ खोज हो, वैसा सोचने के लिए ये प्रेरित करता है। अगला क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। मतलब जैसे रेलवे हो गया, एयरपोर्ट वगैरह हो गया, मतलब जितने भी सरकारी चीज़ हैं उन सभी चीज़ों को नुकसान ना पहुंचाएं, उनकी रक्षा करें। ये हमारे देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य है। अगला क्या है? व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की भी इसमें प्रावधान किया गया है। मतलब ये नेसेसरी है कि अगर कोई भी किसी के पास भी वो बच्चा हो, या तो वो पालने वाला हो, या तो एडॉप्ट किया हो, या फिर किसी के पास भी हो, अगर वो 6 से 14 वर्ष तक हो तो उसको नेसेसरी मतलब प्राथमिक शिक्षा उसको प्रदान करना ही पड़ेगा। और ये कब ऐड किया गया था? तो ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया था। ये भी पहले नहीं था, बाद में इसको ऐड किया गया है। तो ये था दोस्तों टोटल मौलिक कर्तव्य जितने भी हैं
हमारे संविधान में, उन सभी के बारे में इम्पोर्टेंट तय थी। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति इम्पोर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है, और ये 46वां संविधान संशोधन, ये सब इम्पोर्टेंट है। और ये सब जान लें ताकि आपको अपने देश का नागरिक होने के नाते क्या क्या कर्तव्य हो वो आप निभा सको अपने तरीके से। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, मेहर दरबार किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे। इसमें ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, जो कि राइट ऑप्शन क्या है, मध्य प्रदेश में मेहर दरबार सिचुएटेड है। और ये एक मंदिर है, कुछ इस प्रकार दिखता है, जिसमें माँ शारदा का मंदिर है और ये मेहर में स्थित है। और ये मध्य प्रदेश का मैप है और यहाँ पर मेहर स्थित सिचुएटेड है। अब जान लेते हैं, मेहर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले, कौन से जिले, सतना जिले में स्थित एक नगर है और यह एक हिंदू तीर्थ स्थल है। मतलब यहाँ पर हिंदू लोगों का तीर्थ स्थल इस मेहर में है। मेहर हिंदुस्तानी संगीत की एक घराना है, या जिसको स्कूल या शैली कह सकते हैं, और का जन्म स्थान के रूप में एक भारतीय शास्त्रीय संगीत के रूप में प्रमुख स्थान है ये मेहर। अब इसमें क्या है, भारतीय शास्त्रीय संगीत उस्ताद अलाउद्दीन खान, जिसकी मृत्यु 1972 ईस्वी में हो गई थी, वो क्या थे, इसकी सबसे बड़ी दिग्गज लंबे समय तक यहाँ पर रहे थे इन्होंने, जो कि शास्त्रीय संगीतकार थे उस्ताद अलाउद्दीन खान। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया है एसएससी में, तो बच्चा को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या है। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के कारण फसल क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है गन्ना, दाल, तिलहन और गेहूं। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है, गेहूं। मतलब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें मेन कौन कौन से फसलों को फोकस किया गया था, तो वो गेहूं और चावल को किया गया था। हालांकि इसमें चावल ऑप्शन में नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। गेहूं और चावल, क्योंकि उस टाइम क्या हो गया था कि काफ़ी अनाज की कमी हो गई थी और भुखमरी हो गया था, अकाल पड़ गया था, जिसके कारण ये हरित क्रांति, जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है, वो हमारे देश में लाया गया था। अब आगे जान लेते हैं हरित क्रांति से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को। पहला तथ्य क्या है, हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है, तो ये नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड। अब इसी तरह हमारे देश में, मतलब भारत में किसको बोला जाता है हरित क्रांति का जनक, तो ये एमएस स्वामीनाथन जी को बोला जाता है इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्में, जिसको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स भी बोला जाता है, को विकसित करने के उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी इनको मिला था, जो कि 1970 में मिला था नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल शांति पुरस्कार। अब अगला पॉइंट क्या है, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से एमएस स्वामीनाथन द्वारा किया गया था, जो कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी इस क्रांति के कारण। इसकी प्रारंभिक सफलता मेक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप में देखी गई थी, मतलब सक्सेसफुल रहा था इस इलाके में। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। तो ये उसमें ऑप्शन दिया गया था ओडिसी, कथकली, भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। राइट ऑप्शन क्या था, कथकली। इसी नृत्य फॉर्म में इस तरह का मुंह में कलर का यूज किया जाता है, मतलब डिफरेंट ग्रीन वाइट कलर लगाया जाता है, उसके बाद ये डांस फॉर्म प्रैक्टिस किया जाता है, मतलब नाचा जाता है। अब जान लेते हैं कथकली के बारे में। कथकली मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है, मतलब ये केरल के इलाके में बहुत ही प्रसिद्ध है। केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंग कला है, जो कि कथकली जिसको बोला जाता है। अगला पॉइंट क्या है,
17वीं शताब्दी में कोट्टारकरा तंपुरान ने जिसे रामनाटम का आविष्कार किया था उसी का विकसित रूप है कथकली। ये है मतलब कथकली का विकसित रूप है, रामनाटम का विकसित रूप है कथकली। अब अगला पॉइंट क्या है, यह रंग कला नृत्य नाट्य कला का सुंदरतम रूप है। मतलब ये नाच डांस का एक सुंदरतम रूप है कथकली, जिसमें चेहरे में रंगों का यूज किया जाता है, मतलब लगाया जाता है, उसके बाद डांस किया जाता है। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया गया था। इसमें ऑप्शन दिया गया था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो राइट ऑप्शन क्या है, जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन किया जाता है, हर साल किया जाता है। अब आगे देखते हैं, द ऑस्ट्रेलियन ओपन इज ए टेनिस टूर्नामेंट। ये क्या है, एक टेनिस टूर्नामेंट है और जो कि एनुअली प्रत्येक साल होता है और ये मेलबर्न पार्क इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ये इसको आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन को। और भी टेनिस से रिलेटेड और भी ओपन है जिसको जान लेते हैं। द टूर्नामेंट इज द फर्स्ट ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस इवेंट्स। मतलब ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये चार ओपन में से एक है, जो कि और दूसरे कौन से हैं, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है और यूएस ओपन, ये सभी भी हैं टेनिस टूर्नामेंट से रिलेटेड। अब आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्ट मिडिल ऑफ जनवरी। मतलब जनवरी में ये स्टार्ट हो जाता है, मिडिल जनवरी में, और कंटिन्यू रहता है 2 वीक्स तक, और जो कि कोइंसाइड करता है ऑस्ट्रेलिया के हॉलीडे तक ये चलता है। तो ये था दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन से रिलेटेड तथ्य। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। मतलब किसको तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें दिया गया था लोसर, मुरुंग, मायोको, लोहांग। राइट ऑप्शन क्या है, लोसर इसका राइट ऑप्शन है, जो कि तिब्बती नववर्ष के रूप में लोसर त्योहार को मनाया जाता है। अब जान लेते हैं लोसर तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है नया वर्ष। मतलब इसका अर्थ ही क्या होता है, न्यू ईयर। लोसर तिब्बत, नेपाल, भूटान का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व है। मतलब ये बौद्ध लोग जो उधर सबसे ज़्यादा तिब्बत में ही रहते हैं, बुद्धिस्ट लोग, तो इन लोगों का बौद्ध पर्व है। भारत के असम और सिक्किम राज्यों में ये त्यौहार मनाया जाता है। भारत के किन किन राज्यों में मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है और सिक्किम में मनाया जाता है लोसर पर्व। ये भी पूछा जा सकता है। लोसर तिब्बती बौद्ध धर्म का एक त्यौहार है। मतलब तिब्बती बौद्ध लोगों का त्यौहार है ये लोसर। तो दोस्तों ये था एसएससी में पूछे गए जनरल अवेयरनेस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को मैंने डिस्कस किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करें कैसा लगा। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं इंडियन जीएस को, वो सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इस चैनल के थ्रू रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।